नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूँ अमित दुबे और हम क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण में UVF में संबंध स्थापित करना। अवतल दर्पण के लिए हमने UVF में संबंध स्थापित कर लिया था। तो चलिए अपने वीडियो पर चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा इजी और सरल होगा। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि जैसे जैसे मैं सॉल्व करवाता चलूँ आप भी सॉल्व करते चलें। 3 स्टेप में इसे सॉल्व हो जाना है। तो चलिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, फिर इसका मुख्य अक्ष बनाएंगे। मुख्य अक्ष बनाने के बाद हम इनका नाम देंगे कि भाई इसका ये पोल है यानी ध्रुव, और ये फोकस है F, और ये इसका वक्रता केंद्र है C। अब इसके किसी बिंदु पर हम वस्तु रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वस्तु रख दी, नाम दे देते हैं इसका AB वस्तु को हमने दर्पण के सामने रख दिया। अब हमें प्रतिबिंब बनाना है इसका। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। यानी कोई प्रकाश की किरण अगर ऐसे आएगी तो उत्तल दर्पण है, तो वास्तविक जो प्रकाश किरण होगी वो तो यहाँ से टकराकर ऐसे लौट जाएगी। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरण फोकस ये इस तरह से कि ये प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है, पहला बात। दूसरी बात कि दूसरी प्रकाश की किरण को हम सीधा दर्पण के वक्रता केंद्र पर गिराएंगे। पहले बना लेते हैं। तो अब जैसे कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर जाती है यानी ऐसे, तो वो जिस मार्ग पर जाएगी उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। यानी अगर ऐसे गई तो भाई प्रकाश की किरण ऐसे ही वापस लौट आएगी और हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये अंदर से कहीं से आ रही है, और इसलिए हमने इसको डैश डैश करके मिला दिया है। अब देखिए ये दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब ये बन रहा है। ये कैसा है? आभासी है और सीधा है। यानी जैसी वस्तु रखी है वैसा ही प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब बनाते वक्त हमने ये सीखा था कि आभासी क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, उल्टा क्या होता है, सीधा क्या होता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान होनी चाहिए। अब हम अगला काम करते हैं कि ये जहाँ पर प्रकाश की किरण टकराई है इसको नाम दे देते हैं D, और D से एक अभिलंब खींच देते हैं मुख्य अक्ष पर इस तरह से, और इसको हम नाम दे देते हैं चलिए N। तो इस तरह से हमारा चित्र बन चुका है। सबका हमने नाम दे दिया। AB वस्तु है, चलिए इसको भी नाम दे देते हैं। जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका नाम देते हैं A डैश, B डैश, ये हमारा C है, ये हमारा F है, ये P है, ये D है और ये N है। D वह बिंदु है दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकरा रही है। अब बस बहुत प्यार से, बहुत आसानी से ये सिद्ध होने वाला है। देखिए अब दर्पण में आपको सिर्फ त्रिभुज ढूंढना है और ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो पहली बात, त्रिभुज को ढूंढने से भी पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो AB है ये DN के बराबर होगा। भाई क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये पहली किरण और ये मुख्य अक्ष ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और अगर इसको हम आगे बढ़ा दें इस तरह से ऐसे, क्योंकि अभी नहीं बढ़ाएंगे, ये चित्र आप अभी तुरंत बना लीजिए क्योंकि बाद में हो सकता है समझाते समझाते पॉइंट्स पड़ जाएं। तो अगर हम इसको इधर बढ़ाएंगे तो भी ये दोनों समांतर ही रहेंगी ना। और समांतर रेखाओं का गुण होता है, जैसे ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी यहाँ पर भी वही होगी जो यहाँ पर होगी। यानी हर जगह पर इनके बीच की दूरी समान होगी। तो इसका मतलब जितनी दूरी AB की है उतनी ही दूरी DN की होगी, अर्थात AB बराबर होगा DN के। ये बात हमने लिख ली, ये हमें आगे काम देगा। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास त्रिभुज कौन कौन से हैं। तो हमारे पास एक त्रिभुज है AB और C, यानी ये पूरा का पूरा ये वाला त्रिभुज।
तो हम भाई लिखते हैं त्रिभुज को प्रदर्शित करने का तरीका ऐसे त्रिभुज बनाइए, लिखिए ए बी सी, और कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, और हम त्रिभुज ले रहे हैं ए डैश बी डैश सी, यानी ए डैश बी डैश सी। तो हम कह देंगे भाई ए डैश बी डैश सी। अब देखिए ये दोनों के दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं, अर्थात इसका भी एक कोण समकोण है क्योंकि ये अभिलंब है ना, और ये वाला त्रिभुज इसका भी देखिए ये पॉइंट, ये वाला कोण, तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि दोनों के दोनों मुख्य अक्ष पर अभिलंब हैं, और अभिलंब जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी कैसे हैं, समकोणिक हैं। क्या हैं, समकोणिक हैं। तब समकोणिक हो गए तो बड़ी आसान बात हो गई कि हम इसके अभिलंब से इसके अभिलंब में भाग दे सकते हैं और इसके आधार से इसके आधार में भाग दे सकते हैं। तो देखिए कैसे भाग देना है कि इसका अभिलंब क्या है, इसका अभिलंब क्या है भाई, इसका अभिलंब है ए बी ना, यही तो लंब है ना इस पर। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बटे छोटे वाले त्रिभुज का अभिलंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये कर सकते हैं। और फिर बराबर करके आधार से आधार में भाग दे सकते हैं, यानी ये क्या है हमारे पास ए पी, नहीं इसका आधार तो पूरा का पूरा ए सी होगा ना, क्योंकि त्रिभुज हमने ए बी सी लिया है, तो इसका पूरा पूरा आधार ये है ए सी, और छोटे वाले त्रिभुज का क्या आधार है ए डैश सी, ए डैश सी। तो छोटे वाले त्रिभुज का आधार होगा ए डैश सी, और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब एक त्रिभुज और मिल जाए और उसके अभिलंब से अभिलंब में भाग में देने का काम हो जाए तो बढ़िया हो जाए। तो देखिए देखते हैं कि और कोई त्रिभुज है क्या ऐसा जहाँ पे हमारा काम बन सकता है। तो अब देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज बन रहा है ना ए डैश बी डैश एफ। तो हम भाई कहते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। और कौन सा त्रिभुज है हमारे पास, हमारे पास एक और त्रिभुज है एन डी एफ, और त्रिभुज एन डी एफ। अब ये दोनों भी समकोणिक होंगे क्योंकि इसका भी अभिलंब है और ये वाला भी तो अभिलंब ही है ना, ए डैश बी डैश एफ। तो भाई ये दोनों भी क्या होंगे, समकोणिक होंगे। तो हम इसको लिखें या ना लिखें, चलिए लिख देते हैं, समकोणिक हैं। और जब समकोणिक हैं तो इसके अभिलंब से इस छोटे वाले के अभिलंब में भाग दे सकते हैं और इस बड़े वाले के आधार से छोटे वाले के आधार में भाग दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम कह सकते हैं कि बड़े वाले का अभिलंब क्या है डी एन, डी एन है ना, तो डी एन के स्थान पे यानी हम डी एन लिख सकते हैं, डी एन बटा छोटे वाले का आधार क्या है लंब क्या है ए डैश बी डैश। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए डैश बी डैश बराबर इस वाले का आधार क्या है डी, हमने लिया है एन डी एफ, ये पूरा पूरा त्रिभुज, तो इसका मतलब एन एफ इसका आधार होगा। और चलिए एन एफ लिख लेते हैं पहले, तो ये बड़े वाले का आधार और छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या होगा, हमने त्रिभुज लिया है ए डैश बी डैश एफ, तो ए एफ इस छोटे वाले का आधार होगा, लेकिन ए डैश होगा, तो ए डैश एफ। इतना हो गया, हमने लिख दिया ए डैश एफ। अब देखिए हम जानते हैं अभी अभी हमने सिद्ध किया इसको कि ए बी बराबर होता है डी एन के, हमने सिद्ध किया था ना ए बी बराबर होता है डी एन के। तो मतलब जहाँ पे डी एन है वहाँ पे हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि हमने ए बी का मान निकाला है। जैसे हम कहीं पे लिखते हैं यक्स बराबर 2, तो कोई समीकरण हो यक्स प्लस 2, तो हम यक्स का मान 2 ला के रख सकते हैं। तो उसी तरह से ये डी एन का मान है ए बी, तो जहाँ पे डी एन है हम वहाँ पे ए बी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं भाई, चूँकि ये होगा, इसको लिख लेते हैं फिर उसके बाद आगे लिखते हैं। देखिए डी एन के स्थान पर हम लिख देते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश, बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि सिर्फ हमें डी एन का मान पता है और किसी का नहीं। ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपान ए डैश एफ। चूँकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए बी बराबर है
dn के, और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, किससे? समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा है कि इसका ए बी अपान ए डैश बी डैश, इसका ए बी अपान ए डैश बी डैश। जब दो समीकरण ऐसे हों जिनका बायां पक्ष बराबर हो तो हम दाएं पक्ष को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो इसका भी ए बी अपान ए डैश बी डैश और इसका भी ए बी अपान ए डैश बी डैश, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए सी अपान ए डैश सी बराबर होगा एन एफ अपान ए डैश यफ के। पूरी पूरी बात सिंपल शब्दों में लिख दें कि इधर वाले भाग को ए सी अपान ए डैश सी बराबर, ये क्या है भाई हमारे पास, एन एफ अपान ए डैश यफ, इतना हम लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चित्र में आ जाइए ताकि अब ये जो यफ यन है हमने यहाँ पे लिया है ना, यन यफ, ये यन यफ पी एफ के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो बहुत कम है, और जब दूरी बीच की बहुत कम है तो हम कह सकते हैं कि यफ यन, यानी ये जो यफ यन है ये बराबर होगा यफ पी के, और ये चीज़ हम लिखेंगे लगभग, क्योंकि पूरी तरह से बराबर नहीं है, बहुत कम दूरी है। ठीक है, तो लगभग, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, उस लगभग को यहाँ पे लिखेंगे कि भाई एन एफ बराबर होगा पी एफ के लगभग, एन एफ बराबर पी एफ लगभग। अच्छा इसके बाद इसके ऊपर यानी एन एफ बराबर पी एफ लिखने से पहले भी एक लाइन लिख लीजिएगा कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, क्या लिखना है आपको, कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यानी जो दर्पण हम इतना बड़ा लिए हैं अगर ये और छोटा हो जाए तो एक तो ये पी एन पहले ही पास है, और जब छोटा हो जाएगा तो ये एन पी और पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब, यहाँ पे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे इस लाइन पे मैंने नहीं लिखा, यहीं पे आपको लिखना है यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब एन एफ बराबर पी एफ। तो अब भाई हम ये चीज़ आपको लगभग जरूर लिखनी है। अब हम कह सकते हैं कि एन एफ बराबर पी एफ, ये हमें मिला, तो जहाँ पे एन एफ है हम वहाँ पे पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एन एफ का मान पता चल गया है कि ये एन एफ का मान पी एफ है। तो भाई जहाँ पे एन एफ है वहाँ पे हम पी एफ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा कि ए सी अपान ए डैश सी बराबर एन एफ के स्थान पे हम पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ अपान ए डैश एफ। इतनी सी बात समझ में आई, आसान थी, बहुत ईजी तरीके से हमने सॉल्व किया। ये हमारे पास ए सी है, इस ए सी को हम क्या लिख सकते हैं देखते हैं। भाई ए सी ये है, यहाँ ए से लेकर के सी तक की दूरी ये ए सी है। अच्छा हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, देखिए ए सी को अगर हम लिख दें, ये ए है, ध्यान से समझिएगा, ए सी को हम लिख सकते हैं भाई कि पी सी और उसी में प्लस कर दें ए पी, तो क्या कुछ गलत हो जाएगा क्या? नहीं ना भाई। जैसे हमारे पास एक रेखा है, इसकी पूरी की पूरी लंबाई 4 है और इसका मध्य बिंदु है, यहाँ पे हमने ये इसको 2 लिखा, इसको 2 लिखा, तो इसको हम ये चीज़ ए बी सी, तो भाई पूरा का पूरा जो ए सी है वो तो 4 है। हाँ, तो क्या हम इसको ए बी प्लस बी सी लिखेंगे तो क्या को दूसरा आएगा भाई, ए बी का मान कितना, ए से लेके बी तक का मान 2 और बी सी का मान कितना, ये भी 2 प्लस 2, फिर भी तो 4 ही आना है ना, वही आएगा। तो उसी चीज़ को, यानी ये ए सी पूरा का पूरा है, तो हम कहते हैं भाई कि पी सी प्लस ए पी लिख दे, तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं भाई। तो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि भाई ये होगा पी सी प्लस पी ए। पर्सनल असिस्टेंट भी आ चुके हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए डैश सी। अब ए डैश सी क्या है, चित्र में देखिए, ये है ए डैश सी, यानी इस लंबाई को ए डैश सी। अब हम ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं भाई, ये पूरी की पूरी दूरी पी सी है ना, अगर पी सी में से हम पी ए डैश को घटा दें, पी सी में से
पी ए डैश को घटा दें तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा ना यहाँ तक ये वाला, और बचेगा सिर्फ ए डैश सी। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, बस काम वही कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पी सी है, ये हमको पता है, और इसमें से पी ए डैश को घटा दिया तो ए डैश सी बच जाएगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि भाई पी सी घटाना किसको है, माइनस पी ए डैश को। फिर हमारे पास है बराबर, आगे क्या है हमारे पास, पी एफ कहाँ है भाई, ये रहा पी एफ, ये है ना एफ, तो भाई पी एफ को तो पी एफ ही रहने देंगे, तो ये होगा पी एफ। अब हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास बचता है ए डैश एफ, तो ए डैश एफ यानी ए डैश एफ ये है। अब ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं भाई, ये पूरी की पूरी दूरी पी एफ, और पी एफ में से हम घटा दें पी ए डैश को, तो भाई ये वाली दूरी ए डैश एफ बच जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पी एफ माइनस पी ए डैश ना, तो इसको लिख देते हैं कि बटा पी एफ माइनस पी ए डैश। अब इसके बाद इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार। थोड़ा चित्र में आते हैं। चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो दर्पण होता है इस तरह से, दर्पण हमेशा मूल बिंदु पर रखा जाता है, 0,0 पर यहाँ पर, और दर्पण के इस तरफ जो दूरी नापी जाती है वो माइनस में, और दर्पण के इस तरफ जो दूरी नापी जाती है वो प्लस में ली जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको ग्राफ वाले नियम से बताया था कि ये यक्स होता है और ये यक्स डैश होता है, यानी इधर आएंगे तो -1 -2 -3, इधर जाएंगे तो +1 +2 +3। अब देखिए भाई यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ पे ये पी ए कौन है, पी ए, ये ए से लेकर पी तक की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु जो हमने रखी है उसकी दूरी है। तो आप इसको लिखेंगे कि दर्पण से वस्तु की दूरी, और ब्रैकेट में लिखेंगे पी ए को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल यू से। अब चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार देखेंगे कि दर्पण के बाईं ओर है या दाईं ओर, तो भाई बाईं ओर है इसलिए ये होगा माइनस में, वस्तु बाईं ओर रखी है ना इस तरफ। अच्छा, अब देखते हैं पी ए डैश, जो जो चीज़ें हमने लिखी हैं वही वही देखनी है। पी ए डैश क्या है भाई, पी ए डैश ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, आप लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और ब्रैकेट में लिखेंगे पी ए डैश, ये डैश है ए डैश, पी ए डैश, और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल वी से, और चूंकि ये दाईं ओर है इसलिए ये होगा प्लस में, दर्पण के दाईं ओर की दूरी प्लस में नापी जाती है। दूसरी चीज़ लिखते हैं कि पी सी क्या है, पी से लेकर सी तक की दूरी यानी वक्रता केंद्र की दूरी, तो इसको कहते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं आर से। और एक चीज़ हमने सिद्ध की थी कि आर बराबर होता है 2f ना, तभी तो हमने आया था ना कि f बराबर r/2, तो इसका मतलब r के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 2f, तो ये हो जाएगा 2f। ठीक है, अब एक चीज़ लास्ट चीज़ बची है कि pf क्या है भाई, p से लेकर f ये तो फोकस दूरी है और इसको प्रदर्शित करते हैं f से। इतनी बात समझ में आई? तो भाई देखिए ध्यान से, बस अब ये सारे के सारे मान उठा के इस समीकरण में रख देने हैं, काम खत्म, हल हो गया। तो देखिए भाई सबसे पहले में क्या चाहिए, पी सी कहाँ पे है, पी सी ये है, और पी सी का मान क्या है 2f, तो इसका मतलब हम पी सी के स्थान पे लिख सकते हैं 2f। उसके बाद है प्लस, तो हम प्लस लगाएंगे। पी ए का मान कितना है भाई, माइनस का u, तो हम इसको ब्रैकेट में लगाएंगे माइनस का u। हमेशा ब्रैकेट का यूज किया करिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि गलती नहीं होगी। दो चिन्ह आ गए तो ब्रैकेट में रख दीजिए एक दूसरे को। उसके बाद अपान बच क्या रहा है भाई, पी सी, तो भाई हमारे पास पी सी क्या है, पी सी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2f। उसके बाद माइनस है, पहले माइनस को लगा दे, यहाँ पे लगा देते हैं माइनस, अब दिख रहा है माइनस। अब अगला क्या है हमारे पास, पी ए डैश क्या है, प्लस का v, तो हम इसको लिखेंगे प्लस का v, और ये करके हम बराबर करेंगे पी एफ क्या है, पी एफ है एफ, पी एफ के स्थान पे हमको लिखना है एफ, और पी एफ तो भाई एफ ही है, तो ये हम एफ लिख देंगे। उसके बाद माइनस है पी ए डैश है ये प्लस का v, तो हम लिखेंगे भाई, एक तो माइनस है पहली बात, तो माइनस का माइनस रहने देंगे, और उसके बाद प्लस का v लिख देंगे इस तरह से।
अब बस वज्र गुणनखंड विधि से हमें इसे हल कर लेना है। थोड़ा सा और इसको सरल बनाते हैं। तो 2f है भाई, 2f रहेगा, प्लस है और प्लस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता, यानी माइनस ही रह जाएगा और ये होगा u और अपान ये 2f है, 2f रहेगा। माइनस और प्लस, जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो अंदर के चिन्ह को परिवर्तित कर देता है, यानी ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस है तो वो चीज़ माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो वो चीज़ प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस में है तो जब ब्रैकेट के अंदर भी जाएगा माइनस तो इस चीज़ को प्लस को माइनस बना देगा और बचेगा v और इधर ये होगा f अपान ये है f, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बचेगा माइनस का v। और इस तरह से अब हमें वज्र गुणनखंड विधि लगानी है, यानी तिर्यक गुणा करना है इस तरह। तो इस वाले का गुणा इधर और इस वाले का गुणा इधर, तो कर लेते हैं 2f माइनस का u एक ब्रैकेट में और इधर लाते हैं तो f माइनस का v एक ब्रैकेट में बराबर, ये क्या है भाई f है और f का गुणा किस में होगा, ये होगा 2f माइनस v में। अब देखिए एक बार 2f से गुणा करेंगे इसमें, एक बार माइनस का u से गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं। तो एक बार 2f से गुणा करना है तो हम और आसान तरह के लिखते हैं कि f माइनस v और इधर फिर क्या है माइनस का u, तो हम लिखेंगे f माइनस का v और इधर गुणा कर लेते हैं। तो ये होगा जैसे यक्स का गुणा यक्स में करते हैं तो यक्स स्क्वायर आता है, वैसे ही f का गुणा f में करेंगे तो ये आएगा 2f स्क्वायर माइनस f v। इधर देखते हैं इधर क्या है, ये भी होगा 2f स्क्वायर माइनस 2f v, यही होगा ना भाई, f का v में गुणा होगा तो फिर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास uf, फिर माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, फिर हो जाएगा uv और इधर बचेगा 2f स्क्वायर माइनस fv। अब देखिए ध्यान से समझिएगा एक बात कि यहाँ पे भी 2f स्क्वायर और इधर भी 2f स्क्वायर। अब जब इस 2f स्क्वायर को समीकरण के बाईं ओर लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस में है, तो यानी ये वाला प्लस वाला इस माइनस वाले को काट देगा। तो हम यहीं पे काट देते हैं, क्या ज़्यादा बड़ा प्रोसेस करें। अब देखिए ये जो 2f है इसे ले जाते हैं दर्पण के उस ओर या फिर रहने देते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम सभी को दर्पण के बाईं ओर यानी समीकरण के बाईं ओर लाते हैं। तो ये है माइनस का 2f, ये fv है तो fv को fv के पास ही लाते हैं, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस fv। फिर क्या है हमारे पास माइनस का uf और क्या है प्लस uv और इधर क्या बचा 0। अब 2fv में से एक fv घट जाएगा, जैसे -2 में से +1 घटेगा तो हमारे पास बचेगा -2। जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर आपने 2 रुपये उधार दिए थे और आपने उसको 1 रुपये दे दिया, यानी किसी व्यक्ति को आपको 2 रुपये देने थे, आपने 1 रुपये दिया तो अभी भी आपको उसको 1 रुपया देना है, यानी आपके पास बच गया माइनस का fv फिर माइनस का uf प्लस uv बराबर 0। अब ये fv और uf को उधर भेजते हैं तो इधर क्या बचेगा प्लस का uv, अब प्लस नहीं लगाते बार बार, बराबर ये uf इधर आया तो माइनस में था तो प्लस में हो गया और ये fv इधर आया तो माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब पूरे के पूरे समीकरण को दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो ये uv है बराबर ये uf है प्लस ये है fv, पूरे के पूरे समीकरण में भाग देना है uvf से। तो भाई uvf इधर क्या कटेगा, u है v है, u है v है, कट गया, u है f है, u है f है, f है f से f कट गया, v से v कट गया, बचा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 1, नीचे क्या बचा f बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 1, नीचे क्या बचा v, इधर पे कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 1 और इधर क्या बचा u। तो भाई ये होता है, सिद्ध हो गया हमारा सूत्र कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे v ये प्लस है प्लस, तो जहाँ पे f दर्पण की फोकस दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u दर्पण से वस्तु की दूरी।
तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।